अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है प्रायोरिटी स्केजुलिंग। इससे पहले हम स्केजुलिंग का इंट्रोडक्शन और दो स्केजुलिंग के एल्गोरिदम्स डिस्कस कर चुके हैं। जो इससे पहली वीडियो मैंने अपलोड की, उसमें हमने ये देखा कि स्केजुलिंग क्यों रिक्वायर्ड है, और उसके बाद हमने दो स्केजुलिंग के एल्गोरिदम देखे और उनके ड्रॉबैक्स भी देखे। जो शॉर्टेस्ट जॉब रिमेनिंग फर्स्ट एल्गोरिदम था, वो भी उसकी प्रीएम्प्टिव वर्जन भी देखा और नॉन प्रीएम्प्टिव भी। उसमें हमने देखा कि एवरेज टाइम आपका कम हो जाता है, एवरेज वेटिंग टाइम कम हो जाता है। अभी हम एक और स्केजुलिंग का एल्गोरिदम डिस्कस करने लगे हैं, उसको हम प्रायोरिटी स्केजुलिंग कहते हैं। बेसिकली यूँ कहें कि प्रायोरिटी स्केजुलिंग एक ऑब्स्ट्रैक्ट टाइप है, और जो हमने पहले शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट पढ़ा, वो प्रायोरिटी स्केजुलिंग की ही एक स्पेसिफिक टाइप है। प्रायोरिटी स्केजुलिंग एल्गोरिदम में हम क्या करते हैं कि हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी इंटीजर सेट कर दिया जाता है। हर प्रोसेस के साथ एक प्रायोरिटी नंबर सेट कर दिया जाता है। हायर, जब आप रेडी क्यू से, हम अगर उसी स्टेट्स वाली फिगर को साथ रखें तो हमें आसानी होगी। जब आप रेडी क्यू से रनिंग क्यू में जा रहे हैं, रनिंग स्टेट में आपने जाना है, तो जो प्रोसेस, सपोज रेडी क्यू के अंदर 4 प्रोसेसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे, इन चारों प्रोसेसेस के अंदर जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी, उस प्रोसेस को पहले रनिंग स्टेट में भेजा जाएगा। जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी सबसे लो होगी, उसको हम सबसे एंड पे भेजेंगे। अब यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर लो वाले की डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स, डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं। कुछ कहते हैं कि लोअर नंबर, सपोज 0 अगर नंबर किसी प्रोसेस के साथ असाइन है तो वो हायर प्रायोरिटी है, और 7 सपोज नंबर है तो वो लोअर तरीन प्रायोरिटी है। कुछ इसके वाइस वर्सा सिस्टम्स इस टेक्निक को यूज करते हैं। होगा यही कि जिस प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई है, उस प्रोसेस को सबसे पहले असाइन किया जाएगा, सबसे पहले रनिंग स्टेट में भेजा जाएगा। अब प्रायोरिटी स्केजुलिंग जो है ये दो तरह से हो सकती है, प्रीएम्प्टिव और नॉन प्रीएम्प्टिव। प्रीएम्प्टिव क्या है जी, कि सपोज एक पी प्रोसेस रनिंग स्टेट में था, ये रनिंग स्टेट में था एक पी प्रोसेस। इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा फर्दर बड़ा कर लूँ, एक प्रोसेस पी रनिंग स्टेट में था, उसके बाद एक और प्रोसेस रेडी स्टेट में आया, जो कि सपोज आप कहें जी कि पी डैश है। एक और प्रोसेस पी डैश रनिंग से रेडी स्टेट में आया। तो प्रीएम्प्टिव क्या कहता है कि जो इसको, नॉन प्रीएम्प्टिव क्या कहता है, जो रनिंग स्टेट में चल रहा है उसको चलने दो, जब वो टर्मिनेट करे या फिर आयो में आए तो दोबारा से जो यहाँ पे अवेलेबल प्रोसेसेस हैं उनकी आपस में प्रायोरिटी टेस्ट कर लो, जो हाई प्रायोरिटी वाला है उसको भेज दो। लेकिन प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो नया प्रोसेस आया उसकी प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेस की प्रायोरिटी से भी मैप की जाए। अगर आने वाले प्रोसेस की प्रायोरिटी जो अभी रनिंग प्रोसेस है
उसकी प्रायोरिटी से ज्यादा है तो उसको इंटरप्ट के थ्रू, ये इंटरप्ट दे के दोबारा से इस रूट से रेडी क्यू में भेज दिया जाए, ताकि जो नया प्रोसेस आया और उसकी प्रायोरिटी हाई है तो उसको पहले प्रोसेस को दिया जा सके। अच्छा, अब ये जो प्रायोरिटी है ये क्या चीज़ है? ये इंटरनली भी डिफाइन की जा सकती है और एक्सटर्नली भी डिफाइन हो सकती है। इन किसी प्रोसेस के अंदर इंटरनली इंटरनली जो डिफाइंड प्रायोरिटी से मुराद ये है कि कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज को हम कंप्यूट करते हैं, किसी को कंसिडर करते हैं किसी भी प्रोसेस की प्रायोरिटी कंप्यूट करने के लिए। सपोज टाइम लिमिट्स क्या हैं, नंबर ऑफ ओपन फाइल्स कितनी हैं, मेमोरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ठीक है। इस तरह की कुछ मेजरेबल क्वांटिटीज को लेके इंटरनली किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी कंप्यूट की जाती है और उस प्रायोरिटी की बेस पे कंसिडर किया जाता है कि कौन सा प्रोसेस आपका रेडी क्यू से, कौन सा प्रोसेस आपका रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट की तरफ जाएगा। अब जो एक्सटर्नल प्रायोरिटी है वो क्या हो सकती है? एक्सटर्नल प्रायोरिटी ये है कि हम इंटरनली जो मेजरेबल क्वांटिटीज हैं उनको कंसीडर नहीं करते। जब प्रोसेस आपका रेडी स्टेट में आता है तो सिस्टम उसके साथ प्रायोरिटी लगा के भेजता है। सपोज कोई प्रोसेस सिस्टम लेवल का प्रोसेस है तो उसकी इम्पोर्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा होगी। कोई कंप्यूटर यूज़र ऐसा है जिसका प्रोसेस आया है और उसकी हाई प्रायोरिटी है, उसने फंड्स अच्छे पे किए हैं, जो जिस डिपार्टमेंट की तरफ से आ रहा है, या कोई और पॉलिटिकल फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिस सिस्टम से प्रोसेस आया है उसकी प्रायोरिटी एक्सटर्नली सिस्टम ने लगा के भेजी है, तो हमने रेडी क्यू में आने के बाद उस प्रोसेस की प्रायोरिटी को कंसिडर करते हुए उसकी स्केड्यूलिंग का क्राइटेरिया सेट किया। अब यहाँ पे प्रायोरिटी में आपके पास दो तरह के इश्यूज आ सकते हैं, जिसको हम इनडेफिनाइट ब्लॉकिंग कहते हैं। जैसा कि थोड़ा सा आपको नाम से ही पता चल गया होगा इनडेफिनाइट ब्लॉकिंग क्या चीज़ है। सपोज आप कहते हो जी रेडी क्यू में एक प्रोसेस पड़ा हुआ है P1, ठीक है, ये रेडी क्यू में पड़ा हुआ है प्रोसेस P1, जिसकी प्रायोरिटी अगर सपोज हम कहते हैं जी कि ज़ीरो वाले की प्रायोरिटी, अगर किसी के साथ ज़ीरो नंबर है तो उसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है और 7 वाले की प्रायोरिटी सबसे लो है। हमने कहा जी कि P1 प्रोसेस जो है इसकी प्रायोरिटी सबसे लो है और 7 है। अब ये एग्जीक्यूशन में तब जाएगा जब रेडी क्यू से सारे के सारे प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो जाएं और फिर P1 की बारी आएगी। हम होता क्या है कि यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो अपनी बारी प्रायोरिटी के हिसाब से रनिंग क्यू में जाते रहते हैं। P1 की बारी नहीं आ रही, जो भी नया प्रोसेस आ रहा है उसकी प्रायोरिटी P1 से ज़्यादा है, P1 वहीं पे रिजाइड किए रखेगा। इसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट ब्लॉकिंग या स्टारवेशन। हम कहते हैं कि P1 स्टारवेशन स्टेट में है, उसकी बेचारे की बारी ही नहीं आ रही क्योंकि उसकी प्रायोरिटी इतनी लो है और जितने भी नए प्रोसेसेस आते जा रहे हैं उनकी प्रायोरिटी हाई है, तो P1 क्या होगा, P1 आपका वहीं पे बैठा रहेगा। इसके लिए बड़ी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी उसने सिनारियो लिखा हुआ है। वो कहते हैं कि when they shut down the IBM 7094 at MIT in 1973, तो scientists found a low priority process that had been submitted in 1967। साइंस वो स्टारवेशन की वजह से रुका रहा
तो 73 में वो प्रोसेस जो था वो उनको मिला, पता चला कि ये स्टार लॉकिंग में था, जो कि 1967 से अपलोड हुआ था। प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का ये एक बहुत बड़ा मसला है कि प्रायोरिटी जिसकी लो है वो बेचारा इनडेफिनाइट ब्लैकिंग में प्रोसेस चला जाएगा। लेकिन उसका सोल्यूशन है एजिंग। एक सोल्यूशन उसका एजिंग है। एजिंग क्या है? जैसे कहते हैं कि बुजुर्गों को पहले ले आओ, इसी तरह से अब हम प्रायोरिटी लेवल, सपोज हम कहते हैं जी एक कोई प्रोसेस आया था पी, उसकी प्रायोरिटी थी 7, जो कि सबसे लो थी। हमने कहा कि 15 मिनट तक सपोज, या जी 10 सेकंड्स तक, या 10-20 मिनट्स तक, कुछ टाइम यूनिट टाइम स्लाइस तक इसकी प्रायोरिटी 7 रहेगी। जब वो टाइम गुजर जाता है और इसकी बारी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रायोरिटी सिस्टम खुद ब खुद 7 से 6 कर देगा। यानी कि वो फील करते इसको 15 मिनट हो गए हैं रुके हुए, अब इसकी प्रायोरिटी को हाई कर दिया जाए, यानी कि 0 की तरफ लेके आया जाए, जो कि हायर तरीन प्रायोरिटी है। फिर अगले 15 मिनट गुजरने के बाद वो कहता है कि इसकी प्रायोरिटी सिस्टम खुद ब खुद 5 करते। फिर अगले 15 मिनट गुजरने के बाद पी की प्रायोरिटी 4 कर दी जाए, ताकि कोई ऐसा वक्त आए कि एक खास अलाउेबल टाइम के बाद इसकी प्रायोरिटी इवन हाई हो चुकी हो, ताकि ये सबसे पहला कंपटीशन में सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो, जिसको रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में भेजा जाए। तो यहाँ से आपको स्टारवेशन या इंडेफिनाइट ब्लॉकिंग और एजिंग के कॉन्सेप्ट की समझ आई होगी। स्टारवेशन इज़ अ प्रॉब्लम कि अगर किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है तो वो इंडेफिनाइट टाइम के लिए ब्लॉकिंग में जा सकता है। उसका सोल्यूशन है एजिंग, कि आप कुछ एज, जैसे जैसे किसी प्रोसेस की एज बढ़ती जाती है उसकी प्रायोरिटी लेवल को हाई करते जाएं, ताकि वो एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाए। अगली स्लाइड के ऊपर आपको एवरेज वेटिंग टाइम कंप्यूट करके दिखाया गया है प्रायोरिटीज के हिसाब से। ये आई थिंक प्रीएम्प्टिव प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम है। वो कहता है जी कि P1 का बस टाइम जो है वो 10 मिली सेकेंड, सपोज अगर हम मिली सेकेंड की बात करते हैं और इसकी प्रायोरिटी है 3। P2 का 1 है और उसकी प्रायोरिटी है 1। यहाँ पर उसने प्रायोरिटी सेट भी की हुई और बस टाइम भी सेट किया हुआ है। तो यहाँ पे बस टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि किसी का बस टाइम ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी लो होगी, और अगर किसी का बस टाइम बहुत कम है तो उसकी हाई प्रायोरिटी होगी। जैसा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में था, उसमें तो था कि अगर किसी की सबसे ज़्यादा हाई है तो वो एंड पे ही आएगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रायोरिटी नंबर के हिसाब से स्केड्यूलिंग की जाएगी, सॉरी स्केड्यूलिंग परफॉर्म की जाएगी। ये एक प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग की एक एग्जांपल शो कराई है। P1 बस टाइम 10 है लेकिन प्रायोरिटी क्या है 3। P2 बस टाइम 1 है लेकिन प्रायोरिटी क्या है 1। P3 बस टाइम 2 है लेकिन प्रायोरिटी क्या है 4। P4 बस टाइम 1 है, प्रायोरिटी 5। P5 बस टाइम 5, प्रायोरिटी 2। तो यहाँ पे सबसे पहला कौन सा प्रोसेस चलेगा जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई होगी? यहाँ पे सबसे हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस है वो सबसे हाई प्रायोरिटी वाला जो प्रोसेस है वो आपका ये P2 है। P2 का फर्स्ट प्रायोरिटी है तो उसको सबसे पहले चला दिया, 1 मिली सेकेंड चला वो और एक ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की बात करते तो बारी P4 की आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे प्रायोरिटी नंबर देखा जाएगा
शॉर्टेस्ट जॉब नहीं देखा जाएगा। तो हमने यहाँ से नंबर देखा कि अब 2 प्रायोरिटी किसकी है, वो P5 की थी। इस केस में तो अभी ये नॉन प्रिएम्प्टिव ही शो हो रहा है, नॉन प्रिएम्प्टिव ही स्केड्यूलिंग शो हो रही। मैंने कुछ देर पहले कहा कि ये प्रिएम्प्टिव है, लेकिन ये नॉन प्रिएम्प्टिव स्केड्यूलिंग ही परफॉर्म हो रही। तो यहाँ पे उसने कहा कि P4 की प्रायोरिटी P5 की 2 है तो P5 असाइन कर दिया। जब वो चला तो फिर देखे कि थर्ड प्रायोरिटी किसकी थी। हालांकि इसका बस टाइम 10 है, सबसे एंड पे आना चाहिए अगर बस टाइम के हिसाब से हो, लेकिन प्रायोरिटी चूंकि 3 है तो थर्ड नंबर पे चलेगा। फिर जिसकी प्रायोरिटी 4 थी वो 4 पे, और जिसकी 5 थी वो 5 पे। इसके केस में आप देखें तो आपको 8.2 मिली सेकेंड्स जो है वो एवरेज टाइम मिला है। इसी का एवरेज वेटिंग टाइम अगर आप दोनों सिनारियोज में निकालें, इस एवरेज वेटिंग टाइम आप शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के केस में भी निकालें और एवरेज वेटिंग टाइम आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में भी निकालें, आप देखेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की निस्बत इसका एवरेज टाइम ज़्यादा है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की निस्बत इसका एवरेज टाइम कम है। डेफिनेटली हमने गो के P1 को ज़्यादा प्रोसेसर चाहिए, लेकिन उसकी प्रायोरिटी भी हो सकता है वो सिस्टम लेवल का कोई प्रोसेस हो, तो उसको प्रायोरिटी हमने हाई रखी है, इसलिए वो दूसरे प्रोसेस लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेस से पहले रनिंग स्टेट में गया है रेडी स्टेट से। जी ये हम देख चुके हैं पहले। ये हमारा प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग का एल्गोरिदम था, उसकी एग्जांपल और गैंट चार्ट हमने बड़ी ही तफसील से देखा कि और स्टारवेशन क्या है, एजिंग क्या है, इन सारी चीज़ों को देखा। इसके बाद अगला जो हमारा स्केड्यूलिंग का एल्गोरिदम है वो है राउंड रॉबिन। राउंड रॉबिन स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम क्या कहता है, वो कहता है छोड़ो इस बात को कि किसका कितना प्रायोरिटी टाइम, किसका कितना बर्स्ट टाइम, एक इक्वल कुछ टाइम क्वांटम दे दो कि इतने अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया है, अगर उसी डायग्राम को यहाँ पे ले आए, अगर कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में आया है तो उसको एक खास टाइम तक रनिंग स्टेट में रहने दो। अगर तो वो उस खास टाइम तक एग्जीक्यूट कर जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ से वो टर्मिनेट करके निकल जाता है तो गुड। अगर उस खास टाइम तक वो नहीं टर्मिनेट करता तो उसको कहो कि दोबारा से रेडी स्टेट में जाए और अप्लाई करे, ताकि अगला जो आपका प्रोसेस है वो यहाँ पे लोड किया जा सके। इससे माइट भी आपका टर्न अराउंड टाइम तो बढ़ सकता है, लेकिन किसी एक प्रोसेस के लिए, लेकिन आपका रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि अगर सपोज हमने एक प्रोसेस पी जो यहाँ पे लोड हुआ था, उसका प्रोसेसिंग टाइम था 10 मिली सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एक प्रोसेस एक और वेट कर रहा है रेडी स्टेट में जो कि पी डैश है, तो पी डैश की बारी आएगी 10 मिली सेकेंड के बाद जब पी टर्मिनेट कर जाएगा। पी डैश ने चलना है सिर्फ 1 मिली सेकेंड, ठीक है जी, 1 मिली सेकेंड चलना चाह रहा है पी डैश, ठीक है। अब अगर इस हम कहें कि जी टाइम क्वांटम यहाँ पे 4 का है कि मैक्सिमम टाइम जो भी प्रोसेस आता है उसको 4 मिली सेकेंड रनिंग स्टेट में रहने दिया जाएगा, बाद में अगर उसको फर्दर टाइम रिक्वायर्ड है तो उसको दोबारा वापस रेडी स्टेट में भेज दिया जाएगा। तो 4 पहले केस में क्या था, पी डैश की बारी 1 मिली सेकेंड के बाद आ रही थी। अब अगर 4 सेकंड के बाद आपने पी को निकाल के दोबारा रेडी स्टेट में भेज दिया तो 1 मिली जो पी डैश है उसकी बारी आपकी 4 मिली सेकेंड के बाद आ गई है। अब उसने तो सिर्फ 1 मिली सेकेंड चलना था, वो 1 मिली सेकेंड चलेगा, टर्मिनेट कर जाएगा और दोबारा से हम
1 मिलीसेकंड के बाद पी प्रोसेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट लोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक सिनारियो बताया है कि इस सिनारियो के अंदर आप देख सकते हैं कि एवरेज वेटिंग टाइम भी कितना कम होगा और टर्न अराउंड टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम भी कम होगा और रिस्पॉन्स टाइम भी आपका रिड्यूस होगा। यहाँ पे कहते हैं ईच प्रोसेस गेट्स अ स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम, जिसको हम टाइम क्वांटम कहते हैं। यहाँ पे क्यू का नाम उसको दिया गया है। तो क्यू टाइम के लिए हर प्रोसेस रनिंग स्टेट में एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद क्या है जी कि वो प्रोसेस निकाल दिया जाएगा रनिंग स्टेट से, रेडी स्टेट में वापस भेज दिया जाएगा अगर उसको फर्दर रिक्वायर्ड है टाइम। आफ्टर दिस टाइम हैज एंडेड द प्रोसेस इज प्रीएम्प्टेड। तो राउंड रॉबिन प्योरली आपका प्रीएम्प्टिव एल्गोरिथम है। अगर n प्रोसेसेस हैं रेडी क्यू के अंदर, टाइम क्वांटम क्यू है, तो हर प्रोसेस जो है वो देन ईच प्रोसेस गेट्स 1/n ऑफ द सीपीयू टाइम। 1/n सीपीयू टाइम हर प्रोसेस को मिलेगा, प्लस हर प्रोसेस n-1 इंटू क्यू टाइम वेट करेगा। क्यू क्या है जी? क्वांटम टाइम। जारी बात है अगर 5 प्रोसेस हैं तो 4 प्रोसेसेस, सपोज आप कहते हैं जी कि प्रोसेस 5 हैं, P1, P2 और P3। P1 एक प्रोसेस है तो टाइम क्वांटम आपके पास 4 मिलीसेकंड है। हम अगर P1 का देखते हैं कि वेटिंग टाइम कितना होगा, डेफिनेटली जब दूसरे 4 प्रोसेस चल रहे होंगे उस वक्त P1 वेट कर रहा होगा, तो हमने कहा P1 4 इंटू 4 मिलीसेकंड वेट करेगा, जो कि है n-1 इंटू क्यू। ठीक है जी, n अगर 5 है तो यहाँ पे 4 मिलीसेकंड, तो n-1 इंटू क्यू। 16 मिलीसेकंड्स के लिए आपका हर प्रोसेस वेट करेगा। इसमें जो आपके पास फायदा है, बेनिफिट है कि अगर किसी प्रोसेस का टाइम, एग्जीक्यूटिंग टाइम क्वांटम से कम है, तो वो उसके टाइम क्वांटम का टाइम दूसरे प्रोसेसेस को मिल सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू है इस स्केजुलिंग एल्गोरिदम की टेक्निक में, इस स्केजुलिंग की टेक्निक में, वो ये कि क्वांटम टाइम या टाइम स्लाइस कितनी रखी जाए। क्या काफी बड़ा टाइम स्लाइस रख दी जाए या छोटी टाइम स्लाइस रखी जाए, क्वांटम साइज छोटा रखा जाए। इसमें दोनों एस्पेक्ट्स हैं, दोनों फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सपोज अगर आपका क्वांटम टाइम बहुत ज्यादा रखा जाए, बड़ा रखा जाए, उसमें नो डाउट प्रीएम्प्शन कम होगी। सपोज आपके पास 5 प्रोसेसेस हैं और उनमें से सारे प्रोसेसेस सबसे बड़ा जो है वो 8 मिलीसेकंड वाला है, आपने टाइम क्वांटम भी 8 मिलीसेकंड रखा हुआ है, तो वो तो राउंड रॉबिन ना ही रहेगा, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ही बन जाएगा। उसमें आपकी स्विचिंग नहीं होगी, प्रीएम्प्शन नहीं होगी। जो पहले आया वो कंप्यूटिंग करने के बाद ही रनिंग स्टेट से टर्मिनेशन कंडीशन में जाएगा, प्रीएम्प्शन नहीं होगी। लेकिन हमें जो राउंड रॉबिन से बेनिफिट हासिल हुआ था, हमने रिस्पांस टाइम कम किया था, वो बेनिफिट फिर नहीं मिलेगा। अच्छा, अब अगर टाइम स्लाइस बहुत कम कर दिया जाए, सपोज हम कहते हैं जी कि 1 मिलीसेकंड अगर कर दिया जाए टाइम क्वांटम, तो उसका भी नुकसान होगा। तो ये कि स्विचिंग टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्रीएम्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हम पहले बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं कि जब एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट से बाहर निकाला जाता है, दूसरे प्रोसेस को रनिंग स्टेट के में लाया जाता है, तो उस वक्त कॉन्टेक्ट स्विचिंग में जो टाइम ज़ाया होता है, जिसको हम डिस्पैच लेटेंसी भी कह चुके हैं, वो भी हमारा कम से कम होना चाहिए। जनरली इसको हम कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम कहते हैं। जनरली आपका जो कॉन्टेक्ट स्विचिंग टाइम है वो क्वांटम साइज का 1/10 होना चाहिए, यानी कि 10th पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे एक गैंट चार्ट
दिखाया गया है आपको अगली स्लाइड के अंदर, जिसमें आपको अगली स्लाइड के अंदर गैंट चार्ट दिखाया गया है, जिसमें प्रोसेस P1 का बस टाइम 24 है, वही जो अब सबसे पहली एग्जांपल हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में देखी थी। अब वो इस तरह से है कि टाइम क्वांटम है 4 मिली सेकेंड, तो हर प्रोसेस ने 4 सेकंड के साथ चलना है। पहले P1 4 मिली सेकेंड चलेगा, फिर P2 की बारी, फिर P3 की बारी, अगर रिमेनिंग कुछ पोर्शन बचता है तो फिर दोबारा से उसकी बारी। तो इस गैंट चार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखें तो P1 जो है 24 मिली सेकेंड उसका टोटल बस टाइम है, लेकिन वो 4 सेकंड चलने के बाद रनिंग स्टेट से निकल जाएगा। P1 पहले यहाँ पे P1 था, वो 4 मिली सेकेंड चला और फिर वापस चला गया, क्योंकि उसका टाइम क्वांटम खत्म हो चुका था, उसको जो टाइम स्लाइस अलाउड थी वो खत्म हो चुकी थी, वो वापस आ गया। फिर P2 चला, अब P2 को टाइम स्लाइस तो 4 सेकंड मिला, 4 मिली सेकंड मिला था, लेकिन वो था ही 3 मिली सेकंड का। इट मीन्स कि आफ्टर 7 मिली सेकंड P3 लोड हो गया। ठीक है, तो P3 को भी टाइम स्लाइस 4 मिली सेकंड का मिला है, लेकिन उसको भी वो भी 3 मिली सेकंड का है, तो वो भी एग्जीक्यूट होके वापस नहीं है। यहाँ से P2 भी टर्मिनेट हो गया और P3 भी बाद में टर्मिनेट हो गया। अब सपोज यहाँ से न्यू कोई और प्रोसेस आया ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर बाकी सिर्फ P1 ही बचेगा। तो आगे फिर 4 मिली सेकेंड की P1 की ही स्लाइस या स्लॉट्स अवेलेबल होंगी, क्योंकि और कोई प्रोसेस है ही नहीं। तो इस तरह से आपका रिस्पांस टाइम भी कम हो गया और टर्न अराउंड टाइम भी कम हो गया। एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की निस्बत काफ़ी कम हो गया। बेटर रिस्पांस है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की निस्बत, वो कह रहा है कि एवरेज टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा होगा, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से तो डेफिनेटली अच्छा होगा। और बेटर रिस्पांस रिस्पांस टाइम आपका बेहतर हुआ है SGF की निस्बत। अब यहाँ पे वही जो बात पहले हम कर रहे थे कि जो क्वांटम का साइज है वो स्मार्टली डिज़ाइन करना पड़ता है सिस्टम में, कि वो उसमें कॉन्टेक्ट स्विचिंग ज़्यादा ना हो। यहाँ पे कह रहा है कि यूजली 10 मिलीसेकंड टू 100 मिलीसेकंड कॉन्टेक्ट स्विच शुड बी लेस देन 10 माइक्रोसेकंड। उसको इतना छोटा ना हो कि स्विचिंग कॉन्टेक्ट स्विचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जिससे आपका क्या होगा कि कॉन्टेक्ट स्विचिंग की लोड और एक्स्ट्रा जो ओवरहेड्स हैं वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे टाइम की सूरत में। ये एक प्रोसेस टाइम दिखाया गया है कि कॉन्टेक्ट स्विचिंग्स दिखाई गई हैं। सपोज आपका किसी प्रोसेस का क्वांटम और कॉन्टेक्ट स्विचिंग यहाँ पे स्विच टाइम दिखाया गया है कि प्रोसेस टाइम अगर सपोज रिक्वायर्ड जो है वो 10 मिली सेकेंड है किसी प्रोसेस का, और हमने क्वांटम का साइज 12 मिली सेकेंड रखा हुआ है, तो कितनी स्विचेस हो रहे हैं यहाँ पे? 0 कॉन्टेक्ट स्विच होगा। नो डाउट अच्छी बात है, लेकिन ये एक रेप्लिका होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। अगर आपने इस क्वांटम का साइज 6 मिली सेकेंड रखा है, तो यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्ट स्विच आएगा यहाँ पे। ठीक है जी। इस अगर आपने 1 मिली सेकेंड कॉन्टेक्ट स्विचिंग लगाया हुआ है, तो उसी 10 मिली सेकेंड प्रोसेस के लिए आपको 9 मिली सेकेंड्स जो है वो 9 कॉन्टेक्ट स्विचिंग होंगी। अब सपोज हम कहते हैं कि एक कॉन्टेक्ट स्विचिंग के लिए जो ओवरहेड्स हैं वो 1 मिली सेकेंड है। ठीक है जी, 1 मिली सेकेंड है। अब यहाँ पे 9 दफ़ा कॉन्टेक्ट स्विचिंग हो रही है, तो इट मीन्स कि 10 मिली सेकेंड प्रोसेस टाइम के लिए हमें 9 मिली सेकेंड जो है वो ज़ाया करने पड़े आपके कॉन्टेक्ट स्विचिंग के ऊपर। सो
आपका क्वांटम साइज इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग आपकी बहुत बढ़ जाए, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि आपका जो रिस्पांस टाइम का बेनिफिट आपको मिला था वो आपको अचीव हो जाए। एवरेज टाइम होना चाहिए प्रोसेस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि इस केस में दिखाया गया है 10 मिली सेकेंड उसका प्रोसेस टाइम है, तो उसको सिर्फ एक दफ़ा स्विचिंग करनी पड़ी है, विच इज़ 10% ऑफ दिस प्रोसेस टाइम, और वो कहता है कि ये आपका अलाउड हो सकते हैं जी। तो ये हमारा ये है इस डायग्राम के अंदर। इस डायग्राम के अंदर आपको डिफरेंट क्वांटम साइज के ऊपर एवरेज टर्न अराउंड टाइम दिखाया गया है। किस तरह से क्वांटम का साइज इफेक्ट करता है टर्न अराउंड टाइम के ऊपर। जब क्वांटम का साइज बहुत छोटा है तब भी आपका टर्न अराउंड टाइम इस केस में ज़्यादा है। जब आपने टाइम क्वांटम बढ़ाया वो कम हो गया, जब टाइम क्वांटम ज़्यादा बढ़ाया तो वो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। प्रोसेसेस आपको उन्होंने दिखाए हैं कि प्रोसेसेस P1, P2, P3 उनका प्रोसेस टाइम क्या है, 6, 3 और 1 और 7, और उसके बाद डिफरेंट टाइम क्वांटम के ऊपर टर्न अराउंड टाइम की एक कर्व यहाँ पे आपको दिखाई है। तो डेफिनेटली क्वांटम का साइज बहुत इफेक्ट करता है आपके टर्न अराउंड टाइम को राउंड रॉबिन के केस में जी। इससे नेक्स्ट अगर हम चलें तो आपको अगला स्केलिंग का एल्गोरिदम मिलता है जिसको हम मल्टी लेवल क्यू कहते हैं। मल्टी लेवल क्यू एल्गोरिदम जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे बनाया जाता है कि हम डिफरेंट प्रोसेसेस को उनकी टाइप्स के हवाले से डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने से मुराद आप कहते हो जी कि कुछ सपोज एक कॉमन डिवीजन जो कर सकते हैं, आप कहते हो जी कि फोरग्राउंड प्रोसेसेस या इंटरैक्टिव प्रोसेसेस और कुछ बैकग्राउंड प्रोसेसेस या बैच प्रोसेसेस। ठीक है, तो आप इसी तरह से रेडी क्यू को एक से ज्यादा सब क्यू में डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं सी डायग्राम को आप कहते हैं जी आपका ये जो रेडी क्यू है, ये रेडी क्यू है, ये फर्दर डिवीजन इसके अंदर हुई है जिसमें दो क्यूज बनाए गए हैं। एक क्यू है फोरग्राउंड प्रोसेसेस के लिए और एक क्यू है आपका बैकग्राउंड प्रोसेसेस के लिए। तो डिफरेंट प्रोसेसेस जो हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती हैं, तो हम उसी हिसाब से जो प्रोसेस है वो डेजिग्नेटेड क्यूज को असाइन कर दिए जाते हैं। अब उन डिफरेंट क्यूज के ऊपर आप क्या कर सकते हैं जी कि डिफरेंट स्केजुलिंग के एल्गोरिथम लगा सकते हैं। एज सपोज आपने जैसे यहाँ पे वो कह रहा है ईच क्यू हैज इट्स ऑन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। फोरग्राउंड वाले क्यू पे आपने राउंड रोबन लगा दिया और बैकग्राउंड वाले पे आपने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा, ताकि जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स टाइम कम करना था वहाँ पे हमें राउंड रॉबिन का चल जाए। फोरग्राउंड कलर आपको पता है, फोरग्राउंड में जो यूज़र है वो जल्दी रिस्पॉन्स टाइम चाहता है। अब जो बैकग्राउंड के ऑपरेशन थे वो उस पर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व लगा दिया। हमारे पास जो डिफरेंट किस्म के प्रोसेसेस सपोज हो सकते हैं, अगर हम 5 तरह के प्रोसेसेस डिस्कस करें कि एक है सिस्टम प्रोसेसेस, इंटरैक्टिव प्रोसेसेस,
इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस, बैच प्रोसेसेस और स्टूडेंट प्रोसेसेस। स्टूडेंट प्रोसेसेस से मुराद के लो प्रायोरिटी वाले प्रोसेसेस। तो यहाँ पे एक चीज़ जहन में रखें कि हम डिफरेंट प्रोसेसेस के ग्रुप्स डिफाइन कर दिए हैं और उन्हीं ग्रुप्स के हिसाब से हम उनको क्यू असाइन करेंगे। हर ग्रुप का एक पर्टिकुलर क्यू होगा, वो प्रोसेस उसी क्यू में जाएगा, उस क्यू के ऊपर, उस पर्टिकुलर क्यू के ऊपर जौन सा भी एल्गोरिदम लगा हुआ है वो उसी को इम्प्लीमेंट करेगा, उसी के इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से रेडी क्यू को पास किया जाएगा। यहाँ पे जैसे कह रहा है कि scheduling must be done between the queues, fixed priority scheduling that is serve all from foreground from then background। कि सबसे पहले आप प्रायोरिटी सेट की कि पहले सारा फोरग्राउंड वाला क्यू खाली करो, फिर बैकग्राउंड वाला क्यू खाली करो। लेकिन इसमें आपकी इंडेफिनेट ब्लॉकिंग आ सकती है या स्टारवेशन आ सकती है। दूसरा केस, each queue gets a certain amount of CPU time which it can schedule amongst its process, that is 80% of the foreground। सपोज वो कहता है कि दो हमने क्यूज बनाए हैं और हमने कहा प्रोसेस का 80% टाइम उस क्यू को देना है जो जिसमें फोरग्राउंड वाले प्रोसेसेस आ रहे हैं, और उसका 20% टाइम उसको उस क्यू को देना है जिसमें आपके बैकग्राउंड वाले प्रोसेसेस आ रहे हैं। अब आपने जिसको 80% दिया है वहां पे राउंड रोबन लगा लें, और जहां जिसको आपने 20% दिया है उसको आप क्या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं एक एग्जांपल। जी, यहाँ पे 5 मल्टी लेवल के क्यू दिखाए गए हैं जो हम ऊपर जिक्र कर रहे हैं। 5 प्रोसेसेस, एक सिस्टम प्रोसेसेस का क्यू है। ये एक चीज याद रखिएगा, ये सारे जो प्रोसेस क्यूज हैं ये रेडी क्यू के अंदर सब क्यूज हैं। ठीक है, हम टाइप्स बना ली कि जो सिस्टम लेवल का प्रोसेस आएगा वो सिस्टम लेवल के क्यू में जाएगा ताकि उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल जाए। ठीक है जी। अब उसके बाद इंटरेक्टिव प्रोसेसेस जिसमें इंटरेक्शन रिक्वायर्ड है उसकी सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी, और उसके बाद आपके प्रोसेसेस इंटरेक्टिव एडिटिंग प्रोसेसेस आ गए, फिर बैच प्रोसेस और फिर आपके स्टूडेंट प्रोसेसेस जो कि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है। अगर कोई प्रोसेस ये जब तक क्यू खाली नहीं होगा उस वक्त तक इस क्यू में पड़ा कोई प्रोसेस नहीं चलेगा। अच्छा, अब इस क्यू के अंदर अपने प्रोसेसेस का क्या एल्गोरिदम चल रहा हो एक सेपरेट केस है। माइट बी प्रायोरिटी चल रहा हो, माइट बी राउंड रॉबिन चल रहा हो, लेकिन ये बात कंफर्म है कि इस क्यू में पड़ा हुआ प्रोसेस उस वक्त तक नहीं चलेगा अगर इस क्यू के अंदर कोई एक प्रोसेस पड़ा हुआ है। ठीक है, अगर इस क्यू के अंदर कोई एक प्रोसेस पड़ा हुआ है तो ये वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। डेफिनेटली इससे एक आपके स्टारवेशन का इशू यहाँ पे हो सकता है कि स्टारवेशन यहाँ पे आपको फील करना पड़ सकती है। इसी तरह से अगर इंटरएक्टिव क्यू खाली होगा, इसके सारे प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएंगे, तब इंटरएक्टिव एडिटिंग प्रोसेस क्यू में पड़ा प्रोसेस चलेगा। अगर ये वाला प्रोसेस आपका एम्प्टी होगा तो ये वाला प्रोसेस चलेगा, अगर ये वाला खाली होगा तो ये वाला क्यू के प्रोसेस चलेगा। अब सपोज इंटरएक्टिव इस वाले क्यू का कोई प्रोसेस रनिंग कंडीशन में था और उसके बाद सिस्टम प्रोसेस में एक प्रोसेस आ गया जिसकी प्रायोरिटी डेफिनेटली हाई है, तो क्या होगा कि जो प्रोसेस रनिंग कंडीशन में है उसको प्रीएम्प्ट किया जाएगा और पहले इस प्रोसेस को मल्टी लेवल क्यू कहता है, एल्गोरिथम कहता है कि पहले उस वाला प्रोसेस चलाया जाएगा ताकि हाईएस्ट प्रायोरिटी का प्रोसेस सबसे पहले एग्जीक्यूट हो।
अब यहाँ पे अगर सपोज 5 प्रोसेसेस पड़े हुए हैं जो कि जिनकी सारों की हाईएस्ट प्रायोरिटी, उनके दरमियान फिर आपका राउंड रॉबिन हो सकता है या आपका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व व्हाटएवर जो भी है। लेकिन मल्टी लेवल क्यू का कॉन्सेप्ट यही कहता है कि आपका सबसे पहले ऊपर वाला हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला प्रोसेस ही चलेगा। अच्छा जी, इसके बाद इसमें डेफिनेटली एक मसला स्टारवेशन का ज़रूर है। पता चले कि ये वाले जो क्यूज़ में प्रोसेसेस पड़े हुए हैं वो बेचारे वेट ही करते रहें, सिर्फ इसी क्यू के अंदर प्रोसेस आते जाएं और वो एग्जीक्यूट करते जाएं। इससे क्या होगा कि इनडेफिनाइट ब्लॉकिंग या फिर स्टारवेशन आपकी प्रोसेसेस के अंदर आ सकती है। इसका जो नेक्स्ट सोल्यूशन आपको अवेलेबल हो सकता है वो आपको मिलेगा मल्टी लेवल फीडबैक क्यू की सूरत में। पहले जो हम प्रोसेसेस की बात कर रहे थे उसमें एक क्यू से दूसरे क्यू में प्रोसेस मूव नहीं कर सकता था, लेकिन मल्टी लेवल फीडबैक क्यू का एल्गोरिदम क्या कहता है कि एक प्रोसेस से दूसरे एक क्यू से दूसरे क्यू में प्रोसेस मूव कर जाए। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम लेवल का प्रोसेस जो है वो सिस्टम लेवल के क्यू में ही रहे, वो दूसरे क्यू में मूव कर सकता है। प्रोसेस बिटवीन द वेरियस क्यूज एजिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड दिस वे। मीन्स के अगर सपोज हम ऊपर वाली डायग्राम को देखें, यहाँ पे अगर एक प्रोसेस स्टूडेंट प्रोसेस है और वो इस क्यू में पड़ा हुआ है, हम उसको एजिंग अप्लाई कर सकते हैं। हम देखते हैं कि सपोज पिछले 30 मिनट्स से वो इस प्रोसेस में पड़ा हुआ है, तो हम क्या करें, उसका क्यू चेंज कर दें, उसको बैच प्रोसेस वाले क्यू में भेज दें या यहाँ से ऊपर भेज दें एजिंग के साथ साथ, फिर यहाँ से फिर ट्रैवल करके ऊपर भेज दें और इन द एंड वो यहाँ पे आ जाए ताकि उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी मिले और वो एग्जीक्यूट हो जाए, कहीं वो ब्लॉकिंग में ही ना पड़ा रहे। तो मल्टी लेवल फीडबैक क्यू कहता है कि आप क्यूज बनाएं, लेकिन क्यूज के दरमियान जो है वो प्रोसेसेस को मूव ज़रूर करें ताकि आपका एजिंग का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जा सके। मल्टी लेवल फीडबैक क्यू स्केजुलर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग पैरामीटर्स। नंबर ऑफ क्यूज कितने हैं, स्केजुलिंग एल्गोरिदम हर क्यू का क्या है। मैंने कहा था कि हर क्यू का अपना इंडिविजुअल एल्गोरिदम हो सकता है स्केजुलिंग का। मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू अपग्रेड अ प्रोसेस, कब प्रोसेस को आपने उसका प्रायोरिटी लेवल अपग्रेड करना है। मेथड यूज टू डिटरमिन व्हेन टू डिमोड अ प्रोसेस, कब एक प्रोसेस को की प्रायोरिटी आपने कम करनी है। मेथड यूज टू डिटरमिन विच क्यू प्रोसेस विल एंटर व्हेन द प्रोसेस नीड्स सर्विसेज, कौन सा प्रोसेस आपका एंटर होगा। इसकी अगली डायग्राम के अंदर फर्दर थोड़ी सी हम क्लियरेंस देखते हैं। ये 3 क्यूज दिखाए गए हैं जिसमें जो फर्स्ट क्यू है उसमें टाइम क्वांटम 8 मिली सेकेंड्स रखा गया है। जो सेकंड क्यू है उसमें टाइम क्वांटम 16 मिली सेकेंड है और जो थर्ड क्यू है उसमें टाइम क्वांटम आपका टाइम क्वांटम नहीं है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम रखा गया है। उसने कहा क्यू नॉट पे आपने राउंड रॉबिन लगाया है विद 8 मिली सेकेंड, Q1 पे आपने राउंड रॉबिन लगाया है 16 मिली सेकेंड क्वांटम साइज और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व Q2 पे लगा दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हम किसी एक प्रोसेस को डीमोड कर रहे हैं अगर उसका बस टाइम ज्यादा है। सबसे पहले वो क्यू नॉट में प्रोसेस आता है कोई भी, ठीक है, कोई भी प्रोसेस आपका सपोज ये क्यू नॉट है, ये Q1 है, ये 1 है और अगर इसको हम थोड़ा सा क्लियर करके लिख लें कि आपका ये Q1 है प्रोसेस, ठीक है, और ये सॉरी ये
1 है, ये प्रोसेस Q1 है, और ये वाला जो प्रोसेस नहीं Q, ये Q2 है, और ये प्रोसेस जो है ये वाला जो Q है ये Q0 है। ठीक है जी, Q0, Q1 और Q2, जो भी प्रोसेस आएगा वो आपका सबसे पहले असाइन किया जाएगा Q0 को। अब Q0 को जब वो प्रोसेस असाइन किया जाएगा, 3 क्यूज हैं, Q0 राउंड रॉबन, Q1 राउंड रॉबन टाइम क्वांटम 16 मिलीसेकंड और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। A new job enters Q0 which is served first come first serve। इसको थोड़ा क्लियर कर ले। जी, जो भी प्रोसेस आएगा वो Q0 में एंटर होगा, जहां पे हमने 8 क्वांटम साइज रखा हुआ है और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम रखा हुआ है, यानी कि राउंड रॉबिन एल्गोरिथम लगाया गया है। अब सपोज एक कोई प्रोसेस आया था यहाँ पे P, जिसका ऑपरेशन प्रोसेस बस टाइम उसको चाहिए था सपोज जी 35 मिली सेकेंड्स। ठीक है जी, अब वो जब इसको साइन किया तो उसने उसको 8 मिली सेकेंड के लिए चलाया। अगर तो 8 मिली सेकेंड के अंदर यहाँ पे आने वाला प्रोसेस टर्म एग्जीक्यूट कंप्लीट कर देता है तो हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर 35 मिली सेकेंड चलने के बाद क्वांटम उसका कंप्लीट हुआ तो हमने उसको इसी क्यू का हिस्सा नहीं रहने दिया, उसको लो प्रायोरिटी वाले क्यू में भेज दिया जो कि Q1 है। वहां पे P3 फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, वही राउंड रॉबन। अगर पहले P यहाँ पे गया, अगर पहले कुछ चल रहा तो उसका वेट करेगा, अगर नहीं चल रहा तो 16 मिली सेकेंड फिर से रनिंग स्टेट में रहेगा। अब 8 + 16 तो 24 मिली सेकेंड चला, लेकिन फिर भी अगर वो टर्मिनेट नहीं हुआ तो फिर वो सबसे एंड प्रायोरिटी वाले क्यू में चला जाएगा, जहां पे कोई टाइम क्वांटम नहीं रखा हुआ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का प्योरली एल्गोरिथम लगाया गया है। अब सपोज एक और दूसरा प्रोसेस आया P डैश, और उसका प्रोसेसिंग टाइम था 5 मिली सेकेंड। जैसे ही वो फर्स्ट क्वांटम में फर्स्ट क्यू में आया Q0 में, उसको क्वांटम मिला 8 मिली सेकेंड का, लेकिन वो 5 मिली सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट हो गया, तो हमने कहा कि वो टर्मिनेट कर जाएगा, वो प्रोसेस अब नीचे वाले उसमें नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसकी प्रायोरिटी लो करने की हमें ज़रूरत नहीं है, प्रायोरिटी को डीमोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ आप देख सकते हैं कि एक तो हाई प्रायोरिटी वाला जो सबसे पहले प्रोसेस आया है वो स्टारवेशन का बायस नहीं बनेगा। अगर उसका साइज ज़्यादा है तो उसकी प्रायोरिटी को हम लो कर रहे हैं, इससे रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज कर गया। ऐसा हो सकता है माइट बी के एक जो इसमें भी ये चीज़ जहन में रखने वाली है कि अगर हाई प्रायोरिटी वाले क्यू में कोई प्रोसेस अवेलेबल है तो लो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस नहीं चलेगा। अब जो 35 मिली सेकंड वाला प्रोसेस था वो तो हो सकता है कि P डैश के बाद ही चले, क्योंकि उसके बाद वो ये वाला प्रोसेस चलेगा, जब ये खाली हो गया तो फिर इस स्टेट वाला प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह से व्हेन आप स्केड्यूलिंग की टेक्निक को यहाँ से पढ़ें। न्यू जॉब एंटर Q0 which is served as first come first serve, gain CPU job receives 8 milliseconds, if it does not finish in 8 milliseconds job is moved to Q1 at Q1 job is again
सर्व फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एंड रिसीव 16 एडिशनल मिलीसेकंड, और एडिशनल उसको 16 मिलीसेकंड दिए जाते हैं। इफ इट स्टिल डज नॉट कंप्लीट इट इज प्रीएम्प्टेड एंड मूव टू द क्यू टू, फिर उसको प्रीएम्प्ट किया जाता है और क्यू टू में मूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से आप मल्टी लेवल फीडबैक स्केजुलिंग की टेक्निक को इम्प्लीमेंट करते हैं, जिससे आप रिस्पांस टाइम भी बढ़ा लेते हैं और एवरेज वेटिंग टाइम भी डेफिनेटली डिक्रीज होता है। स्टारवेशन, स्पेशली आप स्टारवेशन को अवॉइड करते हैं इस केस में, ताकि आप प्रायोरिटी को, पिछले केस में हम स्टारवेशन प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी वाले सिस्टम से को हाई प्रायोरिटी दे के हम स्टारवेशन से बच रहे थे। इस केस में हम हाई प्रायोरिटी वाले से जो प्रोसेस है उसकी प्रायोरिटी को डीमोट कर रहे हैं, ताकि जो पीछे से आने वाला प्रोसेस है अगर उसकी प्रोसेस टाइम कम है तो वो एग्जीक्यूट कर जाए और वो ब्लॉकिंग स्टेज में ना रहे। इस वीडियो में हमने यही 4 स्केजुलिंग के एल्गोरिदम हमने डिस्कस कर लिए। प्रायोरिटी का स्केजुलिंग एल्गोरिदम, और सॉरी राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी, मल्टी लेवल क्यू और मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। अगली वीडियो के अंदर हम मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए जो स्केजुलिंग की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उनको जिक्र करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।